नमस्कार साथियों। आज अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जनसंचार का तात्पर्य, जनसंचार के प्रमुख कार्य, इसके महत्व और जनसंचार के प्रमुख साधन जो रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएँ, इनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए आगे देखते हैं। जनसंचार। जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है, जन धन संचार। जन का तात्पर्य होता है लोग, जन का तात्पर्य होता है लोग, और संचार का मतलब किसी भी सूचना का संचार होना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। किसी भी सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों तक सूचना का पहुंचना ही जनसंचार कहलाता है। अब संचार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। अर्थात क्या चलना? किसी भी सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना है, अर्थात पहुंचना, ये संचार कहलाता है। अब ये सूचना, विचार या भावनाएं, जो भी चीज़ें हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, ये संचार कहलाता है। लेकिन ये पहुंचती कैसी हैं? विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचती हैं। इसमें माध्यम में कई चीज़ें हो सकती हैं। ये लिखित रूप से हम भेज सकते हैं, मौखिक रूप से बोल करके दूसरे तक सूचना पहुंचा सकते हैं, या दृश्य श्रव्य माध्यम, ऐसे उपकरण जिसको देखा जाए, जिसमें चित्रों को देखा जाता है या सुना जा सकता है, ऐसे उपकरण दृश्य श्रव्य माध्यम कहलाते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ये सब दृश्य श्रव्य माध्यम, ऑडियो विजुअल एड्स जिसे कहते हैं। तो सूचनाओं, विचारों या भावनाओं को विभिन्न उपकरणों के माध्यम से या लिखित मौखिक माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार कहलाता है। लेकिन जब एक विशाल जनसमूह के पास यही सूचनाएं पहुंचती हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के प्रमुख साधन या माध्यम। जनसंचार के यहाँ माध्यम का तात्पर्य ऐसे साधन या उपकरण जिसके द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे उपकरण, ऐसे साधन को हम जनसंचार के माध्यम कहते हैं। जैसे रेडियो के द्वारा कोई भी खबर आकाशवाणी से एक विशाल जनसमूह तक पहुँचाई, देश विदेश तक पहुँचाई जाती है, तो ये रेडियो जनसंचार का माध्यम है। इसी तरह टीवी हुआ, टीवी में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली खबरें देश विदेश में बहुत सारे लोगों तक पहुँचती हैं, तो ये भी जनसंचार का एक साधन है या एक माध्यम है। इस तरह समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सब जनसंचार माध्यम के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में देख रहे हैं समाचार पत्र। ये समाचार पत्र जनसंचार का एक लिखित माध्यम है या मुद्रित माध्यम इसे कहते हैं, ठीक है, या प्रिंट माध्यम भी इसे कहते हैं। इसमें किसी भी चीज़ को पढ़ने की सुविधा होती है। ये मुद्रित होती है, प्रिंटिंग होती है, इसलिए इसे प्रिंटिंग या मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न को हम इसमें चित्रों को देख सकते हैं और समाचार को सुन सकते हैं, तो इसे दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। रेडियो, रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं, इसलिए रेडियो श्रव्य माध्यम हो गया। और एक लास्ट है ये इंटरनेट। इंटरनेट में हम खबरों को पढ़ सकते हैं, दृश्यों को देख सकते हैं, आवाज़ भी सुन सकते हैं जो वीडियो अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए इसमें तीनों सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो इसमें पढ़ने, लिखने और देखने तीनों सुविधाएं होती हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसमें लिखने, पढ़ने और देखने की सुविधाएं हैं, तो है इंटरनेट। जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या हैं? सूचना देना, अर्थात जैसे रेडियो,
टेलीविज़न में हम देखते हैं सूचना प्राप्त करते हैं। तो ये जनसंचार के कारण है, जनसंचार के कार्यों में से एक है। शिक्षित करना, जैसे यहाँ पर बैठ कर के हम आप तक सूचनाएं पहुँचा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षित करना भी जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है। बहुत सारे टीवी चैनल भी हैं कि जिसमें एजुकेशनल चीज़ें अर्थात एजुकेशनल चैनल के रूप में वो कार्यरत हैं वर्तमान समय में। तो शिक्षा करने का काम, शिक्षा प्रदान करने का काम भी जनसंचार का है। तो जनसंचार के प्रमुख कार्यों में से एक ये भी है। मनोरंजन करना, रेडियो टेलीविज़न में हम संगीत सुनते हैं, धारावाहिक देखते हैं या मूवी देखते हैं, तो उससे मनोरंजन होता है। ये जनसंचार के कारण होता है, ठीक है। तो जनसंचार के कार्यों में एक है मनोरंजन करना। निगरानी करना, किसी विभाग या मंत्रालय के कार्यों की देख रेख करना, निगरानी करना भी जनसंचार के कार्य में से एक है। एजेंडा तैयार करना, कार्य योजना, किसी भी कार्य के लिए जो कार्य योजना तैयार की जाती है जनसंचार के कार्यों में से एक है। विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, देखते हैं कि कई लोगों को एक मंच में उपलब्ध होना है और किसी बात पर, किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना है। जैसे टीवी में हम देखते हैं कि कोई भी विषय को लेकर के तर्क वितर्क होते हैं या विचार विमर्श होते हैं, तो ये जनसंचार के कार्यों में से एक है। तो जनसंचार के कार्य पूछे जाते हैं कि कौन से प्रमुख कार्य हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तैयार करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। जनसंचार के प्रमुख माध्यम जो हैं, इसमें प्रिंट माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र आता है। ये देख रहे हैं समाचार पत्र। ऐसे प्रिंट माध्यम इसलिए कहा गया क्योंकि इस समाचार पत्र की प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, अर्थात मुद्रण होता है, इसलिए इसे प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम या लिखित माध्यम भी कह सकते हैं इसको। छापा खाने अर्थात प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के कारण ही समाचार पत्रों का प्रकाशन संभव हो पाया है। प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, अर्थात रेडियो टेलीविज़न से ये पुराना है या इंटरनेट से पुराना है, इसलिए पुराना माध्यम कहा गया। आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण अर्थात छपाई के आविष्कार से हुई। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आधुनिक छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई, तो चीन से हुई, लेकिन जो आधुनिक प्रिंटिंग मशीन या छापे खाने का आविष्कार हुआ उसका श्रेय गुटेनबर्ग को दिया जाता है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। छापे खाने यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। तो छापे खाने के आविष्कार से दुनिया में बड़े परिवर्तन आया। अब भारत में छापा खाना कब खोला गया और कहाँ खोला गया, क्यों खोला गया, उसके बारे में जानते हैं। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। मुंबई के निकट राज्य गोवा में खोला गया और 1556 एक महत्वपूर्ण सन इसलिए भी है कि इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में हुमायूं के पुत्र अकबर का राज्यारोहण हुआ, जो लगभग 40 वर्ष तक राज्य किए। तो 1556 में ही वो गद्दी पर बैठे थे, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। 1556 ईस्वी में गोवा में। इससे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तक छापने के लिए ईसाई धर्म के लोगों ने अपने पुस्तक को धर्म के प्रचार के लिए पुस्तकें छापना चाहा। इसके लिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की भारत में। तब से लेकर आप तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव हो चुका है, अर्थात पहले की जो तकनीक थी, मुद्रण करने की तकनीक थी, वो कुछ पुरानी थी, लेकिन वर्तमान समय में उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत अखबार आते हैं, पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, पुस्तकें आती हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुद्रित माध्यम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो अखबार,
पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सब का मुद्रण होता है अर्थात प्रिंटिंग होती है, तो इसे मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम कहते हैं। प्रिंट माध्यम में जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, इनके क्या गुण हैं और क्या दोष है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम चित्र में देख रहे हैं कि समाचार पत्र है, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि टेलीविज़न से हम कंपेयर करेंगे, रेडियो से कंपेयर करके हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। टेलीविज़न और रेडियो में जो खबरें प्रसारित होती हैं वो अस्थाई नहीं होती हैं, अर्थात जो नीचे लिख करके टेलीविज़न में आता है तो अस्थाई रूप से नहीं होती हैं। जैसे ही समाचार ख़त्म हुआ उसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते, परमानेंट नहीं रख सकते, लेकिन ये अस्थाई रूप से किसी भी पेपर पे छपी होती हैं जिसको बहुत दिन तक रखा जा सकता है। तो छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। इन्हें आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। इन्हें हम दिन भर पढ़ना चाहें तो दिन भर पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। लेकिन रेडियो या टेलीविज़न में हम खबरें बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे ही समाचार का समय ख़त्म हुआ चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता। समाचार पत्र में हम बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। इन्हें पढ़ते हुए उन पर सोच भी सकते हैं। मान लीजिए कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो हम आसानी से उसको समझने के लिए विचार कर सकते हैं या शब्दों का मतलब जान सकते हैं या दूसरे से उस पर तर्क वितर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न रेडियो में ये चीज़ें नहीं होती हैं। जब तक आप उस पर शब्दों पर सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तब तक कई खबरें छूट चुकी होंगी। समझ न आने पर दोबारा पढ़ सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई दिनों तक पढ़ सकते हैं। चिंतन विचार विश्लेषण कर सकते हैं। इस पे हम किसी भी विषय पे जो छपी हुई है उस पे हम विचार कर सकते हैं, विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हैं। लोगों के बीच में हम तर्क वितर्क करके जो है उस पर विश्लेषण कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में जब तक सोचेंगे, समझेंगे या विश्लेषण करेंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी और हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाली खबरें जो टीवी में आती हैं उसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। लेकिन समाचार पत्र में जो खबरें होती हैं उसको हम पेपर कटिंग के रूप में या पूरा पूरा अखबार रख सकते हैं। तो खबरों को लंबे समय तक, वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन फ़ायदे जहाँ हैं वहीं इसके कुछ सीमाएं भी हैं, अर्थात दोष हैं। अब कौन से दोष हैं यहाँ हम देखते हैं। अनपढ़ व्यक्तियों के लिए अनुपयोगी है। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए ये उपयोगी नहीं है, पढ़ ही नहीं पाएगा। जबकि रेडियो में सुन सकता है, वो दूरदर्शन से प्रसारित होने वाली खबरें जो है टीवी में, वो उसको कम से कम देख सकता है, पढ़ नहीं सकता, देख सकता, समझ सकता है। लेकिन इसमें केवल पढ़ने की सुविधा होती है, इसलिए अनपढ़ व्यक्तियों के लिए यह अनुपयोगी है। मुद्रित माध्यमों की एक सीमा है, अर्थात कौन सी सीमा है? तत्काल घटी घटनाओं की सूचना हमें नहीं मिलती है। रेडियो टेलीविज़न में जो है कोई भी घटना घटी उसके 5 मिनट बाद भी हो सकता है, जल्द से जल्द हो सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 12 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं। ठीक है, अगले दिन ही प्रसारित होगी। खबरों का कलेक्शन होता है, उसके बाद जा कर के प्रिंटिंग होती है, फिर जा कर के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पेपर। तो तत्काल घटी हुई घटनाओं की सूचना हमें नहीं मिल पाती समाचार पत्रों में। मुद्रित माध्यम दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अनुपयोगी है। अगर कोई दृष्टि विकलांग है तो वो देख नहीं सकता है, समाचार पत्र को पढ़ नहीं सकता है। जबकि वहीं रेडियो है तो रेडियो में कम से कम सुन सकते हैं। लेकिन ये दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। त्रुटि होने पर टीवी रेडियो की तरह तुरंत सुधारा नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कोई भी गलत खबर इसमें छप गया तो अगले दिन जब प्रिंटिंग होगा तभी जा कर के या समाचार पत्र हम तक पहुँचेगा, तभी सुधरा हुआ चीज़ें
हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन रेडियो और टेलीविज़न में क्या देखते हैं, कभी कभी जो है जो उसमें एंकर होते हैं, अगर मान लीजिए गलत सूचना दे दिए तो तुरंत सुधारते हैं कि खेद है, ये खबर गलत प्रसारित की गई है, ये इस तरह समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे चीज़ों को हम तुरंत सुधार सकते हैं, जान सकते हैं। रेडियो टेलीविज़न में सुविधा होती है कि खबरों को तुरंत सुधारा जा सकता है, लेकिन समाचार पत्र अगले दिन तक आती है, अर्थात सुधरी हुई खबरें पहुंचने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, तुरंत सुधारा नहीं जा सकता। ग्रामीण एवं दुर्गम स्थलों पर उपलब्धता में कठिनाई होती है। रेडियो और टेलीविज़न जो होता है वे वेब के माध्यम से पहुंचती हैं, इसलिए चाहे पहाड़ी एरिया, हिल एरिया हो या कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, दुर्गम स्थल हो जहां पहुंचना मुश्किल हो, हर जगह वेब के माध्यम से रेडियो और टेलीविज़न पे खबरें अवेलेबल होती हैं। जबकि समाचार पत्र हर जगह नहीं पहुंचाया जाता। जहाँ पर पहाड़ी स्थल है और काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ पर आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता। या ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गम स्थलों पर ये सब नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ये इसकी सीमाएं या दोष हैं। रेडियो समाचार। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात ऐसा माध्यम जिसमें सुना जा सकता है, श्रव्य माध्यम है। इसमें ध्वनि और शब्दों के माध्यम से सूचनाओं का संचार किया जाता है। यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है, उल्टा पिरामिड का तात्पर्य यहाँ है कि देखिए ये सीधा पिरामिड है, ये सीधा पिरामिड, और इसी को उलट दें तो ये हो गया उल्टा पिरामिड शैली। तो ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अभी उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है बताया जाएगा। तो सूचना पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके। अब शॉर्ट में बता दें उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है। जो सूचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो ऊपर लिखा जाता है और उसको जो है ज़्यादा एरिया दिया जाता है, क्षेत्रफल ज़्यादा दिया जाता है। तो वो हो गया ऊपर एरिया बढ़ा दिया। जो सूचनाएं कम महत्व होती हैं उनको नीचे लिखा जाता है। इस तरह एक उल्टा पिरामिड बन जाता है। तो इस शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। फिलहाल इसको विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे। इसी तरह रेडियो के साथ साथ दूरदर्शन से जो प्रसारित खबरें होती हैं, जैसे टीवी में जो हम सूचनाएं देखते हैं, जो खबरें देखते हैं, वो भी उल्टा पिरामिड शैली। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रेडियो या दूरदर्शन में जो समाचार लेखन की शैली है वो किस प्रकार की शैली है, तो आप लिखेंगे उल्टा पिरामिड शैली। यहाँ पर देख रहे हैं कि समाचार वेब के माध्यम से, अर्थात श्रव्य माध्यम में सुना जा सकता है और ध्वनि तरंगों का उपयोग करके खबरें प्रसारित की जाती हैं। रेडियो के गुण और दोष क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अनपढ़ भी सुन सकते हैं, अगर वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सुन करके खबरों को जान सकता है। अनपढ़ भी सुन सकते हैं। तात्कालिक घटनाओं की सूचना तुरंत प्राप्त होती है। कोई भी अगर घटना घटी तो यथासंभव जल्द से जल्द प्रसारित की जाती है। सस्ता माध्यम है, ये बहुत ही सस्ता माध्यम है। एक बार आपने रेडियो खरीदा, बहुत दिन तक ये चलता, वर्षों तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इतना सस्ता माध्यम शायद समाचार पत्र भी नहीं है, ना टेलीविज़न है, ना दूरदर्शन, कोई भी, लेकिन ये सबसे सस्ता माध्यम कह सकते हैं। त्रुटियों में तुरंत सुधार होता है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ खबर गलत प्रसारित हो गई तो जल्द से जल्द आकाशवाणी पर पुनः अगर जैसे ही जानकारी होती है उसको तुरंत प्रसारित कर सकते हैं, या जो समाचार वाचक होता है अगर उसे तुरंत एहसास हो गया, तुरंत वो जो है
उसको दोबारा रिपीट करके जो सुधार किया हुआ खबर होगा उसको बता देता है। तो त्रुटियों में सुधार तुरंत संभव है, लेकिन समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता है। दृष्टिहीन के लिए उपयोगी होता है। इसमें देखने वाली कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, केवल सुना जा सकता है। तो दृष्टिहीन व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए उपयोगी होता है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, अर्थात कौन से दोष हैं। रेडियो में अखबार की तरह पुनः सुनने की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, रेडियो में जो है अखबार की तरह पुनः आप कोई भी खबर सुन नहीं सकते हैं। अखबार में होता बार बार उसको पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें पुनः सुनने की सुविधा नहीं होती है। अखबार की तरह समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते हैं। जैसे अखबार होता है, आपको खेल खबर पसंद है तो खेल वाले पेज पर आप जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। आपका मर्जी है 9 बजे के बजाय आप दोपहर के 12 बजे पढ़ना चाहते हैं तो वो सुविधा है अखबार में। लेकिन रेडियो है, रेडियो में ऐसा नहीं कि आपको खेल खबर पसंद है तो खेल ही खबर आपको सुनाएगा पहले, वो तो राजनीतिक खबर सुनाएगा, हो सकता है अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, फिर आपको खेल खबर पे, तो आपको उस समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, वो आपकी सुविधा के अनुसार नहीं होता। और दूसरी बात है कि जब प्रसारण का समय होता है उसी समय आपको अलर्ट होना रहेगा, उसी समय सुनना रहेगा। तो अखबार की तरह समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते हैं। अगला, कठिन शब्दों या वाक्यांशों को समझने के लिए समय नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई भी खबर आपको समझ में नहीं आई या कोई भी ऐसे शब्द बोले गए जिस आपको समझ में आए, जब तक उस पर विचार करेंगे तब तक आपकी अगली खबर छूट चुकी होगी। तो समझने के लिए समय नहीं होता है। दृश्यों के अभाव में अखबार एवं टीवी की तरह कम रुचिकर होता है। इसमें दृश्य नहीं छपे होते, कोई चित्र नहीं होता, जबकि दूरदर्शन से प्रसारित होने वाली खबर जो टेलीविज़न में हम देखते हैं वहाँ दृश्यों का समावेश होता है। और साथ ही साथ समाचार पत्र अगर देखें तो उसमें भी कहीं कहीं चित्र दिए गए होते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए लोग रुचि कम लेते हैं, केवल सुनने में ज़्यादा रुचि नहीं होता, बल्कि उसको जब देखते हैं, विजुअलाइज होता है, उसको हम देखते हैं और सुनते हैं तो ज़्यादा रुचिकर होता है, इसलिए लोग कम पसंद करते हैं। तो इसके दोष हैं कि यह कम रुचिकर होता है। यहाँ एक चित्र दिया गया समाचार का समय, अर्थात निश्चित समय पे ही इसमें समाचार सुन सकते हैं। अब टेलीविज़न के बारे में जानेंगे। यह इसमें ध्वनि के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। जो टेलीविज़न होता है उसमें ध्वनियाँ तो होती हैं, साथ ही साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं, चित्र भी दिखाए जाते हैं। स्पष्ट है कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है, अर्थात यह दृश्य श्रव्य माध्यम कह सकते हैं। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो। जब भी समाचार लिखा जाता है, टेलीविज़न से संबंधित समाचार टेलीविज़न पर प्रसारित करने के लिए जो है जो खबर होती है जो टेलीविज़न पे दिखाई पड़ती है, इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो समाचार नीचे लिखा जा रहा है उसी से संबंधित दृश्य दिखाया जाए, या जो एंकर बोल रहा है उसके बोलने के साथ साथ अगर दृश्य जो दिखाया जा रहा है उसमें समानता होना चाहिए, तारतम्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं और दृश्य कुछ और दिखाई दिया है। अगर ऐसा होता है तो फिर समझने में कठिनाई होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो बोला जाता है उसी के अनुरूप दृश्य दिखाई जाता है, या जो उस पर हाईलाइट किया जाता है, लिखा जाता है, उसी के अनुरूप दृश्य दिखाई जाए। तो समाचार लिखते समय इसमें टेलीविज़न से संबंधित जो समाचार होते हैं इसमें बोलने के साथ साथ दृश्यों में समानता या लिखने के साथ दृश्यों में समानता होना आवश्यक है। टेलीविज़न जनसंचार का सबसे सशक्त और लोकप्रिय माध्यम, ये सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय माध्यम लोगों में इसलिए प्रिय है कि क्योंकि इसमें दृश्यों को हम देख सकते हैं,
और साथ ही साथ सुन सकते हैं, तो ये ज़्यादा रुचिकर होता है, इसलिए लोकप्रिय है। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ एवं विकास। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ सन 1949 में 15 सितंबर को हुआ। कब हुआ? 15 सितंबर और 1949 को हुआ। यहाँ दिया है कि यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत, एक शिक्षा से संबंधित एक परियोजना जिसके अंतर्गत दिल्ली के आसपास के एक गांव में, दिल्ली के पास एक गांव जिसमें 2 टीवी सेट लगाए गए, 2 टीवी लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। पहली बार जो टीवी लगाया गया 2, उसको 200 लोगों ने देखा। 1965 के बाद विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हुई। 1976 में दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1976 में। तो कभी कभी पूछा जाता है कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई, तो आपको लिखना है 1976 में। टेलीविज़न के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं? अब यहाँ देख रहे हैं कि एक चित्र छपा है जिसमें जो है एक व्यक्ति टेलीविज़न को देख रहा है। अब देखें, कोई भी घटना घटी तो तुरंत हम उसको देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ की व्यवस्था। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता है तत्काल घटी घटनाओं का सूचना प्राप्त करना ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। अर्थात ब्रेकिंग न्यूज़ वह न्यूज़ होता है जो तत्काल घटी घटना को दिखाता है। जैसे कभी कभी टीवी पे डिबेट चल रहा होता है और ऐसे दौरान एंकर रोकता है कि कुछ समय के लिए आपको रोकते हैं और देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए रुकते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? कोई भी घटना घटी, मान लीजिए कहीं अचानक भूकंप आ गया या रेल दुर्घटना हो गया या कहीं पर आगजनी हो गई, कोई ऐसी खबर जो महत्वपूर्ण खबर हो, तो कम से कम शब्दों में तत्काल घटी घटनाओं की सूचना दर्शकों तक पहुंचाना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ तत्काल घटी घटनाएं वही चीज़ें हैं कि सूचना हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसके एक और गुण है कि आकर्षक दृश्य श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसमें दृश्यों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, जो बड़ा आकर्षण से युक्त होता है। त्रुटियों में तुरंत सुधार संभव है। मान लीजिए कोई भी खबर गलत प्रसारित हो गई तो तुरंत संभव होता है सुधार करना। अधिक सटीक एवं प्रमाणिक खबरें, इससे हम जान सकते हैं। प्रमाणिक का मतलब सर्टिफाइड जो हो, सटीक होते हैं। अर्थात इसमें देखते हैं कि चित्रों का समावेश किया जाता है। जिस तरह की खबरें बोली जाती हैं उसी के अनुरूप चित्र भी दिखाए जाते हैं, तो जो घटना होती है सही जानकारी मिलती है, क्योंकि चित्रों में हम देखते भी हैं। तो ये अधिक सटीक होती हैं और प्रमाणिक खबर होती है, सही खबर ज़्यादातर होती है। ठीक है, केवल समाचार पत्र में मान लीजिए केवल लिख दिया गया तो हो सकता है लिखा हुआ गलत हो, लेकिन जो चीज़ें चित्र खींच करके और दिखाया भी जाए तो इसका मतलब कि वो सही खबर है। तो अधिक सटीक और प्रमाणिक खबरें इसमें होती हैं। इसके कुछ दोष हैं, कमियां हैं। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। टीवी देखने से मानसिक तनाव होता है, आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी देर बैठने से भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अश्लीलता को बढ़ावा। देखते हैं बहुत सारे ऐसे चित्र आते हैं, ऐसे ऐड आते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो अश्लील चित्र होते हैं जिसको हम देखना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी मजबूरीवश हमें देखना पड़ता है। टीवी हम तुरंत बंद थोड़ी कर पाएंगे कि जब मर्जी आए तुरंत बंद करें और तुरंत चालू कर लें, संभव नहीं है। तो अश्लीलता को बढ़ावा, अश्लील चित्र दिखाए जाते हैं। अखबार की तरह खबरों को बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अखबार को पेपर कटिंग या पूरा अखबार आप रख सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न की जो खबरें होती हैं उसको आप बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। बहुत करेंगे तो आप कभी किसी उपकरण से रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कितना रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। व्यावसायिकता के आगमन से निष्पक्षता को खतरा। अब जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, ठीक है, वो अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कमाई करना चाहते हैं, तो व्यावसायिकता के कारण कभी कभी खबरें निष्पक्ष नहीं हो पाती हैं। देखते हैं कि आजकल बहुत सारे टीवी चैनल हैं कि अलग अलग
पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ गए हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं वहाँ की अच्छी खबरें दिखाते हैं और उसकी अच्छी खबरें दिखाएंगे लेकिन कमियां नहीं दिखाएंगे। तो ये क्या है, निष्पक्षता नहीं हुई। अर्थात निष्पक्ष वही होता है कि जो जिसमें अच्छाई बुराई दोनों दिखाया जाए। तो ये व्यावसायिकता के कारण, व्यावसायिक दृष्टि के कारण ये निष्पक्ष खबरें नहीं कभी कभी दिखाते हैं, तो निष्पक्षता को खतरा है। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल है। यह जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। सबसे नवीन का मतलब यहाँ है कि सबसे नया है और लोगों में प्रिय भी है। अब ये नया क्यों है? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र ये सब पुराना है। सबसे आगे बाद में जो है इंटरनेट आया, तो सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। अर्थात इसमें पढ़ने की भी सुविधा होती है, ठीक है, लिखा हुआ जो होता है उसको पढ़ने की सुविधा होती है, साथ साथ चित्रों का भी समावेश होता है और इसमें आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। तो लिखने, पढ़ने और देखने और सुनने तीनों सुविधाएं होती हैं। सभी माध्यमों के गुण इसमें मौजूद हैं। यह जहां सूचना, मनोरंजन, ज्ञान एवं व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं अश्लीलता और दुष्प्रचार को फैलाने का जरिया भी है। देखते हैं कि आप कोई भी इंटरनेट पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो बीच में ऐड आते रहते हैं और बहुत अश्लील चित्र होते हैं। उसको हम चाह करके भी नहीं रोक सकते हैं, देखना पड़ता है कि तुरंत आप उसको कट नहीं कर सकते हैं। तो अश्लीलता फैलाने का जरिया है। और साथ ही साथ कभी कभी फेक खबरें होती हैं या कोई भी खबरें सही नहीं है, किसी को बदनाम करने के लिए ऐसे खबरों को छाप देते हैं, उससे संबंधित खबरों को छाप दुष्प्रचार करते हैं उनके बारे में। तो ये अश्लीलता और दुष्प्रचार फैलाने का भी एक जरिया है इंटरनेट के गुण और दोष यहाँ पर दिया है। इंटरनेट दिया है, कंप्यूटर का चित्र है जिसमें अब यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंट, दृश्य और श्रव्य तीनों प्रकार का माध्यम है। अर्थात समाचार पत्र में जैसे लिखा होता है इसमें भी लिखा हुआ आप देखते हैं। चित्रों का भी समावेश होता है और इससे आवाज़ भी निकलती है। तो ये तीनों प्रकार के माध्यम का गुण इसमें समाहित है। 24 घंटे समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध हैं। जब मर्जी हो तब आप जो है इंटरनेट खोल करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमेशा ऑल द टाइम समाचार और सूचनाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं। तेज माध्यम है, इसमें खबरें जल्दी आती हैं। तेज माध्यम है, अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं, जब आपको मन कहे तब पढ़ सकते हैं इसको। तो ये इसका गुण है। और साथ ही साथ यहाँ दोष के रूप में दिया है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत देर तक हम देखते हैं तो इसमें भी मानसिक तनाव और आँखों पर बुरा प्रभाव, ये सब इसके हानि है। अश्लीलता को बढ़ावा, इसमें अश्लील चित्रों का समावेश होता है जिससे समाज में अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है। महंगा माध्यम है, इंटरनेट काफ़ी महंगा होता है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो एक महंगा माध्यम है। दुष्प्रचार का खतरा, ठीक है, इसमें दुष्प्रचार के लिए लोग गलत खबरें भी डाल देते हैं नेट पे। तो ये दुष्प्रचार का एक माध्यम कह सकते हैं, इसमें दुष्प्रचार का खतरा भी मौजूद होता है। अब यहाँ जनसंचार के माध्यम अभी तक हम लोगों ने जाना, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गए, टीवी हो गया, रेडियो हो गया। अब इन चीज़ों को जो है एक चार्ट में हम जानते हैं। इस चार्ट को देख करके हम इसका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं और दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जनसंचार के प्रमुख माध्यम जो है इसमें प्रिंट माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम और अन्य माध्यम, ठीक है। अब प्रिंट माध्यम में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखते हैं, जिसका प्रिंटिंग किया जाता है। समाचार पत्र और पत्रिका, इसको प्रिंट किया जाता है, इसलिए ये प्रिंट माध्यम कहलाता है। इसे पढ़ने की सुविधा होती है। श्रव्य माध्यम, सुना जा सकता है, रेडियो इसका उदाहरण है, इसमें सुनने की सुविधा होती है। दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत टीवी आता है और
सिनेमा, इसमें हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, दोनों में ये सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। इसमें सुनने और देखने की सुविधा होती है, ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। अन्य के अंतर्गत यहाँ इंटरनेट की बात की गई है। इंटरनेट में पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधाएं होती हैं। तो इस तरह जनसंचार के प्रमुख माध्यम और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसको एक चार्ट में आप आसानी से दोहरा सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।